कुछ समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। कुछ प्रॉपर्टीज और है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से ऊपर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है सर। इसके आगे की बात अगर हम लोग करें तो हमारे पास देखिए क्या है, ओके, जैसे इसमें यही आ जाते हैं। देखो सर, अभी अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है सर। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एंड में आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमारे पास में अगर मैं ए की आई से मल्टीप्लाई करूँ, आई आप जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ए आती है और ये आई के बराबर भी होती है ना। आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करो या ए की आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है और आंसर ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ए आई ए के इक्वल हो जाए मतलब ए और आई कम्यूट है एक दूसरे के, हो गया नहीं हो गया, यानी ए और आई हमेशा कम्यूट होते हैं एक दूसरे के। ये मैं कह सकता हूँ कोई भी मैट्रिक्स जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में हमेशा क्या होती है, कम्यूट होती है। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, प्योर बेसिक चीज़ है। दूसरी बात, आप आई की पावर कुछ भी कर लो, आई आएगा दोबारा से, यानी अगर आपके पास मान लो आई लिखा हुआ है यहाँ पे 1 0 0 सॉरी 3 ले लेता हूँ 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई3 है वास्तव में, ये थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, आई बात समझ में। अब अगर आप इसकी पावर 2 निकालोगे आई आएगा फिर से। अब चाहो तो चेक करके देख लो, आप 20 निकालोगे तो भी आई आएगा, आई बात समझ। आप आई की पावर कितनी भी कर लो आई आएगा, यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि आई एन इक्वल टू आई। वाली बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है साहब। तो हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ होती है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको ये वाली बात बता दी थी कि हमारे पास में कि a प्लस बी को डायरेक्ट ओपन नहीं किया जा सकता है ना। पिछली वीडियो में बता दी थी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते हैं, ऐसा ना लिखना पड़ता है। अच्छा, ये नॉर्मल अलजेब्रा कितना काम कब करता है, जब a और b कम्यूट हो, तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो बताई थी नई वाली बात, हाँ चलिए ठीक है सर। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें आ जाएंगी। एंड इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग हमारे पास कंडीशन क्या बनती है। देखो हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि आप लोग अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हो कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, अगर ए बी से इक्वल है तो आप इस तरीके से सोचा नहीं उड़ा सकते, आप बी इक्वल टू सी नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बट मैं आप ये कह सकता हूँ अगर इफ बी इज इक्वल टू सी है देन मैं कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा। आई बात समझ में क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर बी इक्वल टू सी है देन ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा हिसाब किताब क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे पास में बेसिक तरीका होता है, ठीक है साहब। अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तो कंडीशन और क्या क्या बनती है भाई, तो एनसीईआरटी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। आई वाली बात समझ में आएगी, आई की कितनी पावर कर लो आई आता घूम करके, ओके ना। एक और हमारे बात आती है कि मान लीजिए हमारे पास में इफ, ये ध्यान से देखिएगा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आई बात समझ में क्या, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए हमारे पास में जो ए है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन वी कैन से देन लॉज ऑफ इंडेक्स, हमारे पास लॉज ऑफ इंडेक्स होते हैं तो क्या करेंगे भाई, काम करेंगे। हमारी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन एक तभी काम करेंगे जब ए क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये लिखा है अगर ए की पावर n है और उस पूरे की पावर n है तो आप कह सकते हो ए की पावर n है। जबकि नॉर्मल अलजेब्रा में ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल अलजेब्रा में होता ही नहीं होता है। अगर 2 की पावर x है और उसकी पावर y है तो आप कह सकते हो 2 की पावर वास्तव में xy है, इसको ऐसे भी कह सकते हो 2 की पावर y उसकी पावर x है। आई बात समझ में क्या? तो नॉर्मल अलजेब्रा हो गया ना, यहाँ भी काम करेगा। तुम्हारी बात समझ में आ गई क्या? मतलब आप इंडेक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a की पावर n है और यहाँ लिखा हुआ है a की पावर n है, बेस से हमें पावर n हो जाएगी। मैट्रिक्स में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कब? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। समझ में आएंगे नहीं आपको? तो हमारे पास प्योर बेसिक चीज है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी आपने एक बात यहाँ देखी कि हमारे पास जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर हम लोगों ने सॉल्व करके देखा, a की मल्टीप्लाई ऐसे करके a स्क्वायर आया, फिर इससे करोगे तो a भी आ जाएगा। आई बात समझो, या इसको ऐसे समझो कि पहले a की मल्टीप्लाई a प्लस बी से होगी, फिर b की मल्टीप्लाई किससे होगी, a प्लस बी से होगी। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ जाएगा बोलो, ये स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये a भी आ जाएगा प्लस ये b आ जाएगा प्लस ये b स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? ओके ना। ये एक a प्लस बी का एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। दूसरा फॉर्मूला अगर मान लो इफ a b इक्वल टू b हो, यानी कि a b b आपस में क्या हो, कम्यूट हो, देन व्हाट वी कैन से, देन वी कैन से a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये वाला आ गया। एक और चीज देखिए, एक और चीज होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? लॉ ऑफ इंडेक्स कब काम करते हैं, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। ये बहुत हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। नॉर्मल बुक में अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो सब चीजें नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है सर। आगे के बच्चों अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया गया है कि इफ a and b, हमारे पास में a and b जो है दो मैट्रिसेस है। इफ यू हैव a and b आर टू मैट्रिसेस, इस प्रकार से आपको दे रखी है कि जो a b है ना b के इक्वल है एंड जो b है वो a के इक्वल है।
ये वाली बात समझ में आ गई क्या? हमारे पास दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, ए बी जो है वो बी के इक्वल है, बी जो है ए के इक्वल है, देन आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, या फिर ये बताइए ए प्लस बी को प्रूव कीजिए, प्रूव दैट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो दिक्कत बात तो नहीं है ना? देखो ए प्लस बी के तीन फॉर्मूले बन गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ये वाला जब कंप्यूट नहीं थे, ये तब जब कंप्यूट थे, और ये तब जब ऐसा कुछ नहीं बना। ओके ना, तो ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने एलएचएस ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर में लिख सकता हूँ a इंटू ए, बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ b इंटू बी। वाली बात समझ में आ रही है? तो दिक्कत नहीं, ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, b इंटू ए, मैंने लिख दिया b इंटू ए इंटू ए। बात समझ में आ रही है? तो दिक्कत तो नहीं है ना? ना प्लस जो हमारे पास यहाँ पे b इंटू बी है, तो b की जगह मैंने क्या लिख दिया, बोलो यहाँ पे, तो b की जगह में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, a b इंटू b। समझ में नहीं आया क्या आपको? क्या लिख सकता हूँ मैं, b की जगह a b इंटू बी। इस ये तो हमने b की जगह रखा ना भाई, ये हमने किसकी जगह रखा, a की जगह रखा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? चलिए साहब, अगर हम आगे की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब आपको मैंने अभी क्या सिखाया था, एक काम करता हूँ, इसकी जगह रखता हूँ, देखिए ये a था ना, a इंटू इसकी जगह में क्या रख सकता था, इस वाले की जगह b रख सकता था। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? और यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, a जो b है, इस b को यहाँ पे ऐसे करने देता हूँ, जो b है इस वाले b की जगह रख देता हूँ a b। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो ये भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी में कैसे भी तो आई बात सुनो, ठीक है साहब। अच्छा, आपको पता है ब्रैकेट कैन बी सेट है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a b इंटू a। आई बात सुनो, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा a b इंटू a प्लस इस वाले ब्रैकेट को सेट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा b इंटू b। ऐसे किया जा सकता है बिना ऑर्डर को चेंज किया, अभी समझाया था। अच्छा, a b की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू b है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू a, प्लस बी ए की वैल्यू कितनी है, a है, तो मैंने यहाँ लिख दिया a इंटू b। बी ए की अगेन वैल्यू कितनी है, a, और ए बी की अगेन वैल्यू कितनी है, b। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a प्लस b। थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, लेकिन है आप बढ़िया चीज है ना, मतलब मजा आता है इसको करने में, है ना? ठीक है साहब, समझ आ गया आपकी वाली बात? ये और बेसिक चीज़ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है, प्योर बेसिक चीज़ है। चलिए साहब, तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कुछ दे दिया जाए, a की पावर 3 है और b की पावर 3 है, आई बात समझ में क्या? ये भी आप लिख सकते हो, अगर कंप्यूट है, इफ a b इक्वल टू b है, देन यू कैन से a b का होल क्यूब, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में क्या? नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ क्या है a की पावर n और इंटू b की पावर n, तो यू कैन से a b की होल पावर n, लेकिन कब, इफ a b इज इक्वल टू b, यानी कंप्यूट होगा तो चलेगा। कंप्यूट होने में बहुत सारे केसेस नॉर्मल काम करने लग जाते हैं। आई बात समझ में? नॉर्मली आप जानते हो कि हमारे पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, a प्लस b इंटू a माइनस b। लेकिन अगर ये मैट्रिसेस है तो फिर कंडीशन क्या बन जाएगी, a b इज इक्वल टू b है। आई बात समझ में क्या? अगर a b b के इक्वल है देन इट इज पॉसिबल। अब लोग ऐसे कैसे, भैया साहब प्रूफ करके दिखाओ, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या सिखाया था, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी a स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का ab, फिर आएगा प्लस का ba, फिर आएगा माइनस का b स्क्वायर। तो ये तो आना चाहिए ना आंसर, a b से b थोड़ा काट दोगे आप, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर कंप्यूटर तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर होते हैं, साइन साइन हो जाएंगे, ऐसे उठ जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैलकुलेटर है a प्लस b इंटू माइनस b, लेकिन कब, जब ए बी बी ए के इक्वल हो, यानी कि ए बी और बी ए क्या होने चाहिए भैया आपस में, कंप्यूट होने चाहिए। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? चलिए साहब, आगे की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है साहब। अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहें तो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ कि हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, वो क्या उसमें कंडीशन दे। लेकिन चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ गई वाली बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, प्रॉपर्टी इस बात नोट करते रहिए, कब कब कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है सर। नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा ना। अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, मान लीजिए मैं आपको बोलूँगी के, और मैं आपको बोलूँ के थीटा इज इक्वल टू, आपको यहाँ दे रखा है कॉस थीटा, और यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे आपको कितना दे रखा है कॉस थीटा। इस तरीके से आपको गिवन है, ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। ये आपको गिवन है ए थीटा, देन उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, देन फाइंड दैट कि ए थीटा की पावर जो n है वो कितनी आएगी। आई बात समझ में? वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि ए थीटा की पावर 50 कितनी होगी। ए थीटा की पावर देखो ऐसा मान लो, इसे थीटा को बोल दो। आई बात समझ, ठीक है सर। ये देखो है ना, अगर ये तुम्हारे पास ये दे रखा है तो बताओ ए की पावर n क्या होगी। समझ में आया नहीं आया? अब वो n की पावर 50 पूछे, n की पावर 100 पूछे, तो ऐसा तो बच्चा मल्टीप्लाई करते करते पागल हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे को मान लो a स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर कैसे निकलता है, a इंटू ए,
आई बात स्वागत है। बच्चा क्या करेगा भाई, ध्यान से देखना। बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा cos थीटा, यहाँ पे लिखेगा sin थीटा, यहाँ पे लिखेगा माइनस sin थीटा, यहाँ पे लिखेगा cos थीटा। दोबारा उसी चीज को लिख देगा। क्या लिख देगा यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे क्या लिख देगा sin थीटा, यहाँ पे लिख देगा माइनस sin थीटा, और यहाँ पे क्या लिख देगा भाई cos थीटा। का बच्चा इस तरीके से लिखेगा। और जब बच्चा a को a से मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर आएगा, तभी आएगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो भाई, पहली रो पहला कॉलम, बोलो कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आएगा नहीं आएगा? पहली रो दूसरा कॉलम, बोलो कितना आ जाएगा cos थीटा sin थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा। आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? बड़ा क्लियर। नाउ यू कैन सी दूसरी रो पहला कॉलम कितना आ जाएगा, बोलो माइनस sin थीटा cos थीटा, ओके। और इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का sin थीटा cos थीटा, ओके। फिर क्या आ जाएगा, बोलो दूसरी रो दूसरी कॉलम कितना आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ सो यू कैन सी हियर दिस कैन बी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री याद है, मैंने वीडियो बना दी पूरी 11 से 10 से 12 तक। क्या होता है cos टू थीटा, इसको ध्यान से देखो क्या चीज है ये 2 sin थीटा cos थीटा बनेगा दो बार। ये अरे 2 sin थीटा cos थीटा नहीं है क्या, sin टू थीटा बन जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। sin टू थीटा ये कितना बनेगा, देखो ये माइनस sin टू थीटा बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगेन क्या बन गया cos टू थीटा। ठीक है सर, अभी देखो तसल्ली नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, a क्यूब भी निकाल के दिखाता हूं। आई बात सॉल्व, अगर मैं a क्यूब निकालूंगा तो a क्यूब को मैं कैसे लिखूंगा, a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर इनटू a लिखूंगा, a क्यूब निकालने के लिए। लेकिन मैंने तो a की पावर n पूछी है ना, तो बच्चा n बार थोड़ा मल्टीप्लाई करता रहेगा ऐसे। मतलब मैंने बोला था a की पावर 50 निकालो, तो 50 बार मल्टीप्लाई करते रहोगे। नहीं ना, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाने पड़ेगा। अब बताता हूं क्या करोगे। a निकाला, a स्क्वायर निकाला, a क्यूब और निकालो। a क्यूब कैसे निकालोगे, जब तुम a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करोगे। a स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास में, ये आपके पास में cos टू थीटा एंड देन माइनस sin टू थीटा एंड देन यू हैव sin टू थीटा एंड देन यू हैव sin cos टू थीटा, ओके। और ये तुम्हारे पास क्या है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो नाउ मल्टीप्लाई, लेट्स मल्टीप्लाई। तो a क्यूब कितना है बोलो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे cos टू थीटा की cos थीटा से हो जाएगी। यहां पे आ जाएगा cos टू थीटा, मैं केवल एक बता रहा हूं आपको करके, ठीक है सर। अब बाकी सारे खुद करेंगे, cos टू थीटा इनटू cos थीटा और फिर इसके इससे तो कितना आएगा माइनस का sin टू थीटा इनटू sin थीटा। आएगा नहीं आएगा? चलिए कर दिया तो दूसरा भी कर देते हैं। दूसरी रो पहला बोलो कितना आएगा, बोलो भाई cos टू थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin टू थीटा इनटू cos थीटा। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या? पहली रो पहला बोलो, पहले दूसरा बोलो, इसकी मल्टीप्लाई से करो कितना आएगा, बोलो भाई माइनस sin टू थीटा इनटू cos थीटा। फिर इसके से करो माइनस का cos टू थीटा इनटू sin थीटा, ओके। सही कर रहा हूं ना भाई? दूसरी रो दूसरा बोलो, बोलो भाई माइनस का sin टू थीटा इनटू sin थीटा। फिर बोलो भाई प्लस का cos टू थीटा इनटू cos थीटा। आपको ये वाले फॉर्मूले सारे याद होंगे जो मैंने बचपन में याद कराए थे आपको। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना, ये सब याद है ना। चलो उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b कितना बन जाएगा cos 3 थीटा। ये ऐसे बन गया। नाउ यू कैन सी हियर cos sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा sin 3 थीटा। यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस sin 3 थीटा बन जाएगा। ये जब माइनस कॉमन आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस कॉमन ऐसे हो जाएगा sin a प्लस b का फॉर्मूला। नाउ यू कैन सी हियर cos a cos b माइनस sin a sin b क्या आ जाएगा, बोलो भाई cos 3 थीटा। आएगा नहीं आएगा? आप कुछ ऑब्जर्व हुआ, क्या ऑब्जर्व हुआ बोलो? पावर मल्टीप्लाई हुई, एक तरह से अपन कह सकते हैं। जब यहाँ पे 1 था तो एक एक थीटा था यहाँ पे। जब हमने a स्क्वायर निकाला, कहाँ गया a स्क्वायर, ये रहा। जब हमने a स्क्वायर निकाला तो 2 2 आ गया यहाँ पे। जब हमने a क्यूब निकाला तो क्या आ गया 3 3 आ गया। जब मैं a की पावर n निकालूंगा तो कितना आएगा बोलो cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो कभी भी अगर ज़्यादा पावर आ जाती है ना 100% वहाँ कोई ना कोई पैटर्न बनता है। आई बात समझ, रिथम होती है वहाँ पे। आई बात समझ, रिथम के हिसाब से हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ऐसा तो हम एक तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। तो कभी भी मैट्रिक्स का नियम है, कभी भी अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो क्या याद रखो, क्या बनती है रिथम टाइप की बनती है। आई बात समझ, रिथम बनती है। जैसे यहाँ 3 में a क्यूब था तो 3 आ गया अंदर, 4 करोगे तो चलो 4 5 करके देख लो। आई बात समझ, ठीक है साहब? समझ में आ रहा है? समय है तो 4 भी कर लो, वरना 3 में नॉर्मली बात सेटिस्फाई हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे, फिर एकदम चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम सेट कर देंगे अपना। ठीक है साहब? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब? दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। ठीक है, एंड ठीक है साहब, ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, और हमारे पास और भी कई क्वेश्चंस हैं
जिन्हें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो मैं डिटर्मिनेंट वाले टाइम पे आपको कराऊंगा। एक मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आता है ना, और उल्टा, यानी आई और मैट्रिक्स हमेशा कम्यूट होते हैं। ये बात अच्छी तरह दिमाग में डालो। ब्रैकेट शिफ्ट मैंने आपको सिखा दिया, इंडेक्स वाला नियम भी सिखा दिया। अच्छा, अब आपको बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। देखो साहब कैसा पॉसिबल है, बिना समझ में आ गया आपको वाली बात। कभी भी ए की पावर 50 आए 100 आए, क्या चेक करोगे, हमेशा रिदम बनेगी कोई ना कोई, कोई ना कोई पैटर्न ऑब्जर्व होगा आपको, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, है ना। कौन करता रहेगा 50 तक मल्टीप्लाई, आई बात सॉल्व नहीं किया। और क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है। 12वीं क्लास में तो संभव नहीं है, आगे संभव होगा तो बात करेंगे, ठीक है साहब। पैटर्न बना के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मेरे पास में a प्लस बी की पावर n है ना, तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, बाइनोमियल थ्योरम से। आपको पता है क्या बोलते हैं, बोलो भाई। nc0 a की पावर n प्लस क्या बोलते हो, nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस क्या बोलते हो, बोलो भाई। nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, फिर क्या आता है, बोलो भाई। nc3 a की पावर n माइनस 3 b क्यूब, फिर क्या आता है भाई, डॉट 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 ncn a की पावर 0 b की पावर n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये तो नॉर्मल अलजेब्रा हो गया ना। लेकिन ये अगर मैट्रिक्स हो जाए तो भी ये सही होगा, लेकिन कब, जब दोनों कम्यूट होंगे। आई वाज सॉल्विंग इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी बी ए के इक्वल है तो ये संभव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन हम मैट्रिक्स में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत काम की चीज़ है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर। इसके बाद मैं आपको बढ़िया सा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है साहब। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास में क्या है क्या नहीं, ठीक है साहब। तो हमारे पास बेसिक चीज़ है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्वेश्चन जो है मुझे मिल नहीं रहा है इसमें, ये समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की, ठीक है। अभी क्वेश्चन मिल जाएगा तो बात करेंगे उसके बारे में। ये समझ में आ गया है ना कि अगर ए बी बराबर बी ए हो जाए, यानी अगर वो दोनों कम्यूट हो तो क्या होता है, हमेशा नॉर्मल अलजेब्रा होल्ड हो जाती है। डायरेक्ट नॉर्मल अलजेब्रा की तरह काम कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए सर, नाउ अगर हम लोग आगे की बात करें तो 3.2 बहुत ही आसान है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो बताने लायक हो। आई बात सॉल्व है, ठीक है सर। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए साहब, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो हम लोगों ने जो है हमारी बेसिक चीज़ें सारी हो गई थी ना। अगर हम लोग आगे की बात करें तो एक्सरसाइज 3.2 में आप देखेंगे, मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार बता देता हूँ करना क्या है आपको, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, ए बी से आप गिवन है ए प्लस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। उसको बताना मतलब एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, आप करके देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार बता देता हूँ, वैसे तो आसान है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ आपके पास में cos थीटा, आपके पास यहाँ लिखा हुआ मान लीजिए cos थीटा, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है sin थीटा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ माइनस sin थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा, ओके। एंड देन प्लस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है सर। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास sin थीटा, यहाँ पे लिखा है cos थीटा, यहाँ पे लिखा है माइनस cos थीटा, यहाँ पे लिखा है sin थीटा। आपको बोला बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इवैल्यूएट करके बताओ, कर लोगे? बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आपको बोलेगा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई सबसे होगी, ठीक है सर। सबसे मल्टीप्लाई होगी तो क्या है, बोलो साहब। यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलोगे माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, है ना। बताया था ना अभी आपको, जो भी भाग होगा उसकी सबसे मल्टीप्लाई होती है प्लस हो, इसकी मल्टीप्लाई सबसे करो कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में sin स्क्वायर थीटा। ये वाली बात समझ में आ रहा है, आप इसको ऐड कर दो तो ये स्क्वायर करोगे तो इसके साथ ये ऐड होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, इसके साथ ये ऐड होगा तो आंसर इज 0, इसके साथ ये ऐड होगा तो 0, ये इसके साथ ऐड होगा तो 1। दिस इज नथिंग बट जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की आ जाएगी भाई, I2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिक सारी की सारी बेसिक चीज़ें ऐसे ही आपको और भी इसमें मिलेंगे करने के लिए, जो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाता हूँ मैं आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ x y z w, ओके। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दिया गया है x6 और यहाँ पे दिया गया है -1 2 w, ओके। प्लस ऑफ यहाँ पे आपके पास दिया गया है 4 z प्लस w, यहाँ लिखा है x प्लस y, यहाँ पे लिखा है 3। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगी, 3x 3y, और यहाँ पे 2 है मेरे ख्याल से, सॉरी ये z है, ओके। z है, कितना हो जाएगा आपके पास में 3z 3w, ओके। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों पहले ऐड होंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, है ना। ये इसमें ऐड होगा कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस 6, ये इसमें ऐड होगा कितना हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये 2w है मेरे ख्याल से, ओके। तो दिस इज 2w प्लस ऑफ 3। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ना अब आप क्या करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, 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 बाकी फिर आप पहुंच जाओगे 10th क्लास में।
सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करनी है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, चलिए नाउ वी है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कई एक बार बच्चे ने पूछा था मेरे से। अच्छा, अगर मैंने 20 का क्वेश्चन नहीं बताया, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आज तक मेरे से किसी ने वो क्वेश्चन पूछे भी नहीं। आई बस जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना, आपको मेरे से कोई चीज़ नहीं पूछा आज तक। आई बस में क्या मतलब इतना हम पढ़ा देते हैं कि बच्चा जो है वो कर देता है। ओके ना, ये वाला एक बार पूछ लिया था बच्चे ने, हालांकि आसान है ये वाला भी, है ना। एफ एक्स आपको दिया गया है cos x, यहाँ पर आपको दिया गया है sin x, यहाँ पे दिया गया है 0, यहाँ पे दिया गया है माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कितना दिया गया हमारे पास में cos x, यहाँ पे हमारे पास कितना दिया गया 0, यहाँ पे 0 0 1, ये आपके पास दिया गया। प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, प्रूफ करके बताओ कि किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस वाई के इक्वल होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, क्योंकि हमने कहा था कि मैट्रिक्स में नंबर्स के साथ फंक्शन किया जा सकता है। ओके ना, अगर यहाँ पे y होगा तो क्या बनेगा बोलो, एफ ऑफ वाई आ जाएगा। तो एफ ऑफ वाई कितना आएगा बोलो आपके पास में, वो आपके पास में आ जाएगा भाई cos y माइनस का sin y आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास sin y आ जाएगा, यहाँ पे cos y आ जाएगा, यहाँ पे 0, देन 0 0 1। आई बात समझ में गया? सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सॉल्व होकर फॉर्म बनेगा। मैं केवल एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, जब मैं इसके पहले रो की मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, इसका मतलब उसकी पहले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम से करूँगा, तभी तो इसका पहला एलिमेंट आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसकी मल्टीप्लाई से करो कितना आएगा, cos x इंटू cos y, जब इसकी मल्टीप्लाई से होगी माइनस का sin x इंटू sin y, और 0 की 0 से करोगे 0 आ जाएगा। ऐसे आपके पास में आप पता क्या होगा, ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 3/3 है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है नहीं है, तो ये भी 3/3 की आएगी। ऐसे आपके पास 9 एलिमेंट बनेंगे, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। ओके नाउ इसको ध्यान से देखो, क्या है cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इसको आप क्या लिख दोगे भाई, cos a प्लस b का, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x प्लस y, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे ऐसे लाइक दिस। आई बात सॉल्व क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी टर्म की क्या है, मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे आएगा cos ऑफ x प्लस y, आई बात सॉल्व क्या, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ sin x प्लस y, ठीक है, फिर आएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा sin ऑफ x प्लस y, ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos ऑफ x प्लस y, फिर आएगा 0 एंड देन 0 0 1। ये आपके टर्म सॉल्व करके मैंने पहले बार बता दिया, ऐसे बाकी आप कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन से यहाँ से देखें, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y था, जब यहाँ पे x प्लस y है तो उसे मुझे लिखते समय, ये लिखते समय मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये f के अंदर x प्लस y आ गया। आई बात समझ में गया? तो प्रूव हो गया, ये बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव करने वाला नहीं है भैया, तो उसको हम लोग इजीली खुद ही प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या चीज़ है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान चीज़ है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपके पास दिया गया है कि a² माइनस 5a प्लस 6i बताइए। अगर आपको बोला जाए कि a की वैल्यू आपको दे रखी है 2 2 0 2 2 1 है, 0 1 माइनस 1 है, 1 3 0 है। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये हमें दे रखा है कि अगर a की वैल्यू ये है, if a is equal to this then find this, तो पहले क्या करोगे भाई, चले a² निकालोगे, सिंपल है, पहले क्या निकालोगे आप, a² निकालोगे। ओके, जब आपके पास a² आ जाए फिर क्या करोगे, यहाँ पर पुट कर देना a² की वैल्यू -5, यहाँ पर पुट कर देना a की वैल्यू +6, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई तो आपको पता ही है, जितनी भी ऑर्डर की हमें चाहिए होती है वहाँ रख देते हैं, जो भी ऑर्डर चल रहा होता है वहाँ पे ट्रेन में, ठीक है। इसको निकाल दो सॉल्व करके, इसको यहाँ रख देना, फिर a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लगा देना, -5 से मल्टीप्लाई करना, फिर वहाँ पर डिफरेंस करना, और 6 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 0 0 0 6 0 ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा ना, वो इसमें तो प्रूव नहीं करने के लिए बोला तो निकालना पड़ेगा आपका आंसर क्या है। कर लो मैंने इस क्वेश्चन को, प्योर बेसिक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास 16 भी है, क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है। उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि साबित करके बताओ कि मान लो a³ माइनस ऑफ 6a² प्लस ऑफ 7a प्लस ऑफ 2i इज इक्वल टू 0। मैंने बोला ये साबित करके बताओ। आई बात समझ में? तो ऑब्वियसली पहले a³ निकालना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? a³ निकालिएगा एंड देन a² निकालिएगा और सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स 0 0 0 सब बन जाएगा। और आई की वैल्यू इसके ऑर्डर के हिसाब से मिलेगी। ए का ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3/3 का, आई की भी वैल्यू कैसे हो जाएगी, 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज दे रखी है। ऐसे ही उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये समझ में आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये प्योर बेसिक है, बाबू टाइम करके देखिएगा, ठीक है। इससे आसान नहीं बनाया जा सकता इसको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कितने आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए साहब अब ध्यान दीजिएगा, a³ पता है ना कैसे निकालोगे, a³ कैसे निकालोगे भाई, a² इंटू a से निकालो ना, पहले a² तो निकालना पड़ेगा आपको यहाँ के लिए, ओके ना। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर a की वैल्यू आपको दे रखी है 3 - 2 और 4 - 2, आई बात समझ, ठीक है साहब। एंड i की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1 0 0 1,
आई बात समझ। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड के की वैल्यू बताओ क्या होगी अगर a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस ऑफ 2 आई है। प्योर बेसिक चीज है, आप इसको निकाल सकते हैं। आई बात समझ। आपको पता है a स्क्वायर निकालने के लिए पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो a स्क्वायर आ जाएगा। चलो करके बता देता हूँ एक बार। a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 3 - 2 4 - 2। यहाँ पे कितना जाएगा बोलो भाई, ये हमारे पास में जाएगा 3 - 2 4 - 2। ये वाली बात समझ आ रही है क्या? ठीक है साहब, मल्टीप्लाई करो कैसे करो, जब a स्क्वायर निकालोगे तो उसका ऑर्डर भी 2/2 का ही आएगा। पहले लो पहला करो 9 8 एक बचेगा नहीं बचेगा। ओके, इस मल्टीप्लाई से करो -6 प्लस का 4 कितना बचेगा -2। इस मल्टीप्लाई करो 4 × 12 4 × 8 प्लस का 4 बचेगा। इस मल्टीप्लाई से करो -8 प्लस का 4 माइनस का 4 सही करा। ओके, so this is a square रख दूंगा 1 4 -2 -4। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज k। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 4 -2 -2। ओके, माइनस ऑफ 2 i की वैल्यू 1 0 0 1। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? बस इसको सिंपल है, इसको क्या लिख दूंगा 1 4 -2 -4। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा है ना, अगर कैलकुलेशन वाइज सही है नहीं भी सही है तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। आप कैलकुलेशन में नंबर्स चेंज होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कितना जाएगा 3k, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k। ओके, ये आ जाएगा। नाउ दिस इज माइनस 2 की मल्टीप्लाई करना तो 2 0 0 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नाउ इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, दिस इज 3k - 2। देखो 3k - 2 यहाँ पे कितना आएगा बोलो भाई, -2k - 0। ओके, यहाँ पे कितना आएगा बोलो भाई 4k - 0। यहाँ पे कितना आएगा बोलो भाई -2k - 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? और यहाँ क्या चल रहा है हमारे पास 1 4 -2 -4। क्या करोगे आप, अप्लाई कर दो, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। सब जगह से के की वैल्यू सेम आएगी। आई बात सॉल्व है 1 आ गई। देख लीजिएगा ना, बना रही है क्या? ओके सर, सॉल्व करके देख लो, बनानी चाहिए। ठीक है सर, तो ये हमारे पास जो भी आएगी आप चेक कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना, अगर लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, इसके बाद 18 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको मैं करा देता हूँ विस्तार से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी आंसर वगैरह में प्रॉब्लम लगे यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी। ठीक है, 8077 606 746 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है साहब, हम बता देता हूँ 8077 606 746। कोई डाउट हो इसको पूछा करो। ओके, नाउ क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि हमारे पास में a जो आपको दे रखा है, दिस इज a की वैल्यू आपको दे रखी है 0 माइनस का tan α/2। ओके, और यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा है प्लस का tan α/2। यहाँ पे दे रखा है आपके पास 0। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? नाउ दे आर सेइंग दैट कि i जो है वो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो उन्होंने बोला कि नहीं प्रूव करके बताओ कि जो i प्लस a है ना वो i माइनस a इनटू यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास बोलो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास sin अल्फा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा। ठीक है, ये हमें दे रखा है और ये हमें क्या करना भैया सो दैट करना है, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, नाउ प्रूव दैट दिस आई आपको बताइए y ने क्या है, यहाँ पे i मतलब i2 मतलब 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, आपको क्या बोला गया भाई, पहले मैं i प्लस a निकाल देता हूँ। पहले मैं आपको चलते हैं LHS में। अगर मैं LHS निकालूंगा तो LHS में क्या आएगा मेरे पास में i प्लस a। i का मतलब 1 0 0 1, a का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस का tan α/2 प्लस का tan α/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 0 में ऐड करोगे तो माइनस का tan α/2 आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो प्लस का tan α/2 आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा LHS आ गया। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड RHS। RHS भी मुझे ये लाना है, तो RHS मेरे पास में देखा है तो पहले मैं i माइनस a निकाल देता हूँ डायरेक्टली। i माइनस a का मतलब क्या होगा, यहाँ से माइनस करूंगा तो i माइनस a 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस दिस प्लस tan α/2 हो जाएगा। ओके, 0 माइनस दिस माइनस tan α/2 हो जाएगा, 1 माइनस दिस तो क्या आ जाएगा, ये i माइनस a आएगा नहीं आएगा। ओके, तो मैंने मतलब ये डायरेक्ट यहाँ लिख दिया लिखिए। ओके, नाउ यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ भाई cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ भाई sin अल्फा, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ भाई cos अल्फा। ये हमारे पास प्योर बेसिक दे रखा है। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है साहब, इसके बाद देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। ओके, ना यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साहब, तो हमारे पास में आ जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2/2 का है तो हमारा आंसर भी 2/2 में आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 1 की मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा बोलो भाई cos अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना आएगा भाई sin अल्फा इनटू tan α/2 आ जाएगी। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम बोलो भाई माइनस का sin अल्फा प्लस का cos अल्फा इनटू tan α/2 सही है। दूसरी रो पहला कॉलम कितना आएगा बोलो भाई माइनस का cos अल्फा इनटू tan α/2। ओके, और प्लस का sin अल्फा सही है साहब। दूसरी रो पहला कॉलम सही है ना, आगे बढ़ो। दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना आएगा बोलो भाई, यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा इनटू tan α/2 आएगा नहीं आएगा, इस मल्टीप्लाई से हो जाएगी प्लस का cos अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है ना, माइनस क्या है वहाँ? हैं नहीं सही सही है साहब। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास cos अल्फा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा। cos अल्फा प्लस ऑफ नाउ दिस इज sin अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा भाई हमारे पास sin अल्फा लिखा है। tan α/2 का मतलब क्या हो जाएगा sin α/2 ओवर cos अल्फा/2। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको?
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज माइनस साइन अल्फा, दिस इज माइनस साइन अल्फा प्लस ऑफ, ये हो जाएगा cos अल्फा इनटू tan अल्फा बाय 2 की जगह क्या लिख दूंगा? sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपको इस तरीके से, है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर? चलिए सर, सेम है। ओके, आप वही करिए, कितना आ जाएगा हमारे पास? हो जाएगा माइनस का cos अल्फा प्लस ऑफ, ये tan अल्फा बाय 2 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जहाँ भी tan अल्फा बाय 2 था तो मिला के मैंने वहाँ पे उसको sin और cos में चेंज कर दिया, ठीक है? ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का sin अल्फा हो जाएगा। ओके, tan जो था मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाय 2 और प्लस का cos अल्फा, ये हमारे पास में आ जाएगा। जहाँ जहाँ tan अल्फा बाय 2 था हमने क्या कर दिया, उसे sin अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट कर दिया ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ले लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, कितना आ जाएगा बोलो भाई? cos अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाय 2, आई बात समझ में? डिवाइडेड बाय से कितना जाएगा हमारे पास में? cos अल्फा बाय 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम है, यहाँ पे ऐसे ले लो, कितना जाएगा? माइनस का sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाय 2 प्लस का cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय से कितना जाएगा बोलो हमारे पास में? cos ऑफ अल्फा बाय 2। ये वाली बात समझ में आई है? sin अल्फा को ना 2 sin अल्फा a by 2 cos अल्फा by a by 2 लिख दो तो भी हो जाएगा। है बस लॉग हो गया, उस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है सर? अभी पर लोग डायरेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। अच्छा, आप सोचते हैं इसको 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 लिखो, हाँ लिख सकते हैं। अगर आप इसको 2 sin अल्फा बाय 2 हाँ cos अल्फा बाय 2 कर जाएगा, फिर cos अल्फा को 1 minus 2 sin स्क्वायर। हाँ उस तरह से भी हो जाएगा। चलिए अभी चल रहा है, इसको चला देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का cos अल्फा इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? sin अल्फा बाय 2 प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा? sin अल्फा इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय से कितना आ जाएगा बोलोगे? cos अल्फा बाय 2। जैसे कर रहा हूँ ना, चलिए सर ध्यान दीजिए ध्यान से, हमारे पास कितना आ जाएगा? sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाय 2 प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय से कितना आ जाएगा? cos अल्फा बाय 2। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है क्या? तो दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए सर ध्यान दीजिएगा, कितना आसान हो गया है। cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या फॉर्मूला होता है बोलो? cos a माइनस b, क्या होता है फॉर्मूला? cos a माइनस b, तो cos a माइनस b डिवाइडेड बाय से कितना आ जाएगा? cos अल्फा बाय 2। नहीं समझ में आया ये भाई? एक को a मान लो, एक को b मान लो, ठीक है ना? यहाँ देखो ध्यान से, sin a क्या फॉर्मूला बन जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b, या तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, चलो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखो, sin a cos b माइनस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है? sin a माइनस b। तो a का काम कौन करेगा? अल्फा, b का काम कौन करेगा? अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाय 2। ये वाली बात समझ में नहीं आई आपको? ठीक है, इधर आ जाओ साहब। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? इसमें वही कहानी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ब्रैकेट बना देता हूँ, समझ सकते हैं? माइनस ऐसे हो जाएगा। और ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। a का काम अल्फा बाय 2 हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये मैं अगर इसे a मान लूँ तो इसे b मानना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? माइनस ये रहा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? sin a माइनस b का, यानी कि अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय से कितना हो जाएगा? cos अल्फा बाय 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको वाली बात? ये तो बेसिक चीज है भाई, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या फॉर्मूला होता है? cos a माइनस b अल्फा माइनस ऑफ अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा बाय 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, ये ध्यान रखो, आपने किसे a माना है किसे b माना है, क्योंकि sin वाले केस में पंगा हो जाएगा, वरना cos तो चलो कोई बात नहीं चलेगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, अच्छा यहाँ देखो आधे में से एक जाएगा तो माइनस का अल्फा बाय 2 बचेगा, लेकिन cos के अंदर माइनस तो प्लस हो जाता है, तो क्या बचेगा? cos अल्फा बाय 2 अपन cos अल्फा बाय 2 यानी कि 1। देखो बना गया, अरे बस पहला तो मैच हो गया सर। ये अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 बचेगा, sin अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा? माइनस का tan अल्फा बाय 2 हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज व्हाट माइनस sin अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा बाय 2 बचेगा अंदर, वो माइनस इधर आके प्लस का बना देगा ऐसे, कितना हो जाएगा? tan अल्फा बाय 2। सेम हियर, यहाँ पे क्या बचेगा? हैज प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। आई बात सॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में 3 मार्क्स का। आई बात सॉल्व नहीं किया, एक बार पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला मैं यही बता देता हूँ, ऐसे आप दूसरा कर सकते हैं, ठीक है? ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 भी ऐसे होगा, 21 और 20 मैंने उस समय करा दिया था आपको, जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सिखाया था, ठीक है? ओके, तो मैंने कहा था कि इस तरीके से हम लोग ऑर्डर देख सकते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, किसी प्रकार की यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर? इधर आ जाइए सर, अजय वेद देखिए क्या आएगा हमारे पास में। तो अगर लोग आगे की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया गया है, मैं आपसे कहानी सुना देता हूँ। एक ट्रस्ट है, फंड है 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। वो क्या करना चाहता है? 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड में जो है उसको बांटना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bonds. The trust fund must obtain an annual ideal interest of, पहला केस 1800 है, दूसरा केस 2000 है। मैं एक बता देता हूँ, लेकिन देखो करना कैसे? पहले आप इस क्वेश्चन को ना सिंपली कर दो, सिंपली बनाओ। आपके पास टोटल 30,000 रुपये है, आपके पास टोटल कितने रुपये है भाई? 30,000 रुपये। इसको 2 जगह देना है आपको,
हमारे पास मान लो आपने ए को दिया बी को दिया, मान लो ए को दिया एक्स, ऑब्वियसली अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आपको बी को किसी तरह माइनस एक्स देने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया क्या? मैंने बोला हाँ भाई मैं इसको दे रहा हूँ 5% के ब्याज पे, इसको कितने ब्याज पे दे रहा हूँ 5%, इसको मैं 7% पे दूंगा फिर। आई बात समझ, ठीक है सर, तो दिक्कत तो नहीं है ना, 5 और 7 ही दे रखा है, एक को 5% पे दिए, दूसरे को 7% पे दिए। यहाँ से मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसका आप 5% निकाल दो तो x हमारे पास क्या हो जाएगा सीधा x × 5/100, यहाँ जो भी ब्याज आएगा वो मिल जाएगा। अच्छा इसका निकालो 7%, कितना जाएगा आपके पास में? हमारे पास में हो जाएगा सॉरी 30,000 माइनस x, तुम्हारा बात नहीं तो रुपये होगा, इसको 7/100 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 7% आ जाएगा उसका। उन्होंने कहा कि पहले वाले केस में ये तो दोनों का ब्याज है ना वो 1800 रुपये चाहिए। पहले वाले केस में ब्याज कितना चाहिए 1800 रुपये, ये तुम्हें 2.5 आपको समझा दिया। और बोलोगे भैया मल्टी मैट्राइसिस में क्यों दिया गया ये क्वेश्चन, क्योंकि वो मैट्राइसिस के मेथड से आपको पूछना चाह रहे हैं, भाई मैट्राइसिस के मेथड से करके बताइए आप इसको। अभी समझ में आएगा कैसा है? अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बहुत ही आसान। कैसे निकालूंगा? देखो ये तो हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 7 के 21 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल टू 1800 1 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है सर? कितना हो जाएगा बोलो भाई? 5x में से इसको जो काम करता हूँ उधर कितना सबको यहाँ -2x बनेगा नहीं दोनों की मदद से। ये कितना होगा आपके पास? मेरे ख्याल 2,10,000 हो गया, कितना हो जाएगा 2,10,000 हो गया, माइनस वो कितना आपके पास है 1,80,000 है नहीं, इधर बचेगा -2x, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 2x। 2,10,000 में से 1,80,000 कितने बचा 30,000, कितना बचेगा 30,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15,000, यानी वो 15,000 इसको देगा 15,000 इसको देगा तभी उसको 1800 मिलेंगे। आपको सोचो अगर आप 15,000 का 5% के हिसाब से ब्याज निकालोगे तो आप समझ सकते हो हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा भाई। आप वैसे भी निकाल के देख लो 15,000 का 5% के हिसाब से ब्याज निकाल के देख लो, 100 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15×5 = 75, यानी कि 750 रुपये देगा भाई ये वाला। ओके इसको भी तुमने 15,000 रुपये दिए लेकिन 7% के हिसाब से दिए तो वो भाई क्या करेगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/100। ओके कितना हो जाएगा 15 7 का कितना होता है 0 आ जाएगा, 7 5 35 5 3 7 कम 7 3 कितना होता है 10 1005 दिए जाए जो भी आएगा। आई बात समझ में 750 में अगर आप 1050 करोगे तो मेरे हिसाब से 1800 आ जाएगा। तो समझ में आ गया क्या? ये नॉर्मल तरीके से मैंने इसको आपको समझाया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे मैट्रिक्स को लिखना चाहते हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला भैया कि मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके ना मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भैया मुझे इतना तो पता है कि मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर चाहिए 1800, यानी कि 1/1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली बार। मैं पहला केस बता रहा हूँ कि पहला उस 20 का जो भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी सॉल्व किया जाए तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1/1 की मैट्रिक्स है, 1/1 की मैट्रिक्स है, ठीक है? अब अगर मान लीजिए मैंने a को सपोज कर लिया, मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैंने a को सपोज कर लिया x और ये 30,000 माइनस x सपोज किया, इसका ऑर्डर कितना आ गया बोलो 2/1 आ गया। तो मुझे मजबूरन b को क्या सपोज करना पड़ेगा, इस तरह सपोज करना पड़ेगा। आई वाज 5% एंड 7%, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? मजबूरन मुझे b को इस तरह सपोज करना पड़ेगा 5% 7। अब कैसे इसका ऑर्डर क्या आएगा बोलो 1/2, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मुझे ये हमें क्या करूँगा लिखूंगा b लिखूंगा, अभी तो मल्टीप्लाई होके 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम इसे सपोज कर लोगे उसके साथ तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है? आपको पता है कि यहाँ पे ए आप करोगे तो 2/2 का मैट्रिक्स आ जाएगा और हमें तो केवल 1/1 का मैट्रिक्स चाहिए ना, तो कुछ ऐसी सेटिंग करो कि मल्टीप्लाई करके 1/1 की मैट्रिक्स आए। तो बी का ऑर्डर बोलो कितना है वहाँ पे 1/2 है और ए का ऑर्डर कितना है बोलो वहाँ पे 2/1 है, मल्टीप्लाई करके 1/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आप बी को ऐसे मल्टीप्लाई करो। अब आप बोलो भैया नहीं मैं तो चाहता हूँ कि भाई ए को मैं सपोज कर लूँ x 30,000 माइनस x, मैं ए को इस तरह सपोज करना चाहता हूँ, कितने बाई कितनी की होगी 1/2 की होगी, और बी को ऑब्वियस है ऐसा तो सपोज करोगे कि मानना तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये हो जाएगा आपने 5% ले लिया, आपने 7% ले लिया, ये वाली बात समझ में आ रही है? तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा बोलो 2/1। अब आप क्या करोगे ए की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी 1/1 की आएगी, और वो लास्ट में मल्टीप्लाई करके ये कंडीशन बनेगी ऐसे। आई बात समझ में? आप मल्टीप्लाई करके देखो पहली रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो दिस 5% आ जाएगा। तुम्हारा बात करना जैसे सॉरी तो कॉलम है ना, आप तो बी मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहली रो पहला कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी इक्वल टू 1800। आया नहीं आया कोई कंडीशन? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे ही इसके बाकी क्वेश्चन भी होंगे, बहुत ही बेसिक तरीका है, फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ गया ना, चलिए सबको आ जाएगा फिर। ये वाली बात हमें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की, ठीक है? उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं कि भैया हमें समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, जो भी आप बोलना चाहें। चलिए सब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। जिस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा वो है हमारे पास में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास में? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसमें देखें तो उसमें बढ़िया सी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है? पहले मैं आगे डाल देता हूँ, है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
आई बार सॉल्व ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ठीक है साहब? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। मगर इसको तो पहले बात तो इसको a डैश या at से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? या तो a डैश बोलो या फिर at बोलो। ये वाली बात समझ में आ रही है? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई बात समझ में, ठीक है साहब? और a ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? चेंज रो टू कॉलम, है ना? रो को किसको चेंज कर दो? कॉलम में चेंज कर दो। कितना जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया क्या किया मैंने? समझ में आ गया ना? रो को किस में चेंज कर दिया भाई? कॉलम में चेंज कर दिया। अगर आप रो को कॉलम में चेंज करोगे तो क्या होगा? आप देख सकते हैं इस तरीके से लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो चलो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर 3/3 था, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। अभी तो देखना दूसरा केस देखो। मान लीजिए आपके पास ये लिखा है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर बोलो कितना है? 3/2। इसका ऑर्डर बोलो कितना है? 3/2। तो बताना एक नई मैट्रिक्स जो एक ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर बताओ कितना है आपके पास में? 2/3। यहाँ पे आ जाएगा 1 4 2 5 3 6। इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। ऑर्डर चेंज हो गया, ध्यान दे रहे हो आप बात को? ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। सॉरी 2/3। आई बात समझ गए, ठीक है सब? ऑर्डर चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी वालों ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? तो करना क्या होता है इस तरीके से हम लोग, अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है एआईजे जो जिसमें जो m बाई n ऑर्डर की है, और अगर मुझे a ट्रांसपोज लिखना हो तो क्या लिखूंगा? एक तो j को i बना दूंगा, कॉलम में चेंज जाएगी, यानी क्या बन जाएगा? a j i, और दूसरी बात ये ऑर्डर बदल जाएगा, इसका n बाई n हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीजें एक बार ऑप्शन में दिया गया था एक बार। समझ में आएगा? यहाँ पे i j है तो यहाँ पे a j हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट, मुझे यहाँ से याद आया। देखो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा? यहाँ पे यहाँ देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ध्यान देखो ये इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 3 2 है, 2 3 यहाँ पे 3 2 है। तो डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके से। जैसे a12 इज कॉन्जुगेट ऑफ a21, कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं। क्या बोलेंगे इनको? कॉन्जुगेट एलिमेंट। ये सिमेट्रिक होते हैं हमेशा डायगोनल के हिसाब से। देखो जितनी डायगोनल के जस्ट बगल में ये रहा, डायगोनल के इधर ये इस तरीके से दिख रहा है आपको? कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इससे एरेस कैसे बनाते हो। यहाँ ध्यान रखना, j बदल जाएगा ना, i j का j i हो जाएगा और n by m हो जाएगा। ओके, नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। हमारे पास कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, बहुत काम की प्रॉपर्टीज है, ठीक है? और जो है एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है साहब? तो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या दे रखी है साहब, कि अगर आप किसी भी चीज का एक बार ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे। बात सही है? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? दूसरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि अगर आप देखो अभी तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं, आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर आप ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल दें किसी मैट्रिक्स का, तो वही दोनों सेम आएगा। अभी हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे। आई बात सॉल्व करना सिखा देता हूँ, 1 मिनट का काम है, बाकी बात तो बाद में देख लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, कहते हैं 3 5 2 6, और बोला जाए कि भैया इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। पहली बात तो डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स है यस, इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म बोलेंगे ऐसे मॉड ए। क्या बोलेंगे इसको? मॉड ए। लेकिन यहाँ मॉड का मतलब मॉडुलस फंक्शन नहीं है, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। आई बात सॉल्व, ये बन जाएगा ऐसे 3 5 2 6। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एक बार मल्टीप्लाई इसकी फिर देन इसकी, इससे कितना आएगा हमारे पास? 80 - 10, सो द आंसर इज 8। आई बात सॉल्व क्या है? इसकी डिटरमिनेंट इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? अच्छा अब देखो, अब इसको प्रूव करके दिखाता हूं। कर लोगे प्रूव आप इसको? इसकी वैल्यू कितनी है? 8 आएगा, इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लो, कितना हो जाएगा? 3 5 2 6। सही है? मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसका निकालना जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना कितना आ रहा है बोलो भाई? 80 - 10 अगेन 8। सही है? सही बात लिखी है यहाँ पे? डिटरमिनेंट समझ में आया क्या होता है? हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट को पूरा डीपली पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अभी तक इतना समझ लो कि पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है वो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है। दूसरी बात समझ में आ रहा है कि अगर ये कौन कितना ऑर्डर की डिटरमिनेंट है? 2 ऑर्डर है ना, 2/2 ऑर्डर आ जाएगा इसका, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। अब बोलोगे भैया अगर थर्ड ऑर्डर है तो कैसे ओपन करेंगे? आप बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बन जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी मैं ओपन करना सिखा देता हूँ। आई बात सॉल्व, ठीक है साहब? अभी सब आप इतना ध्यान रखो, प्लस माइनस प्लस। मैं बताऊंगा क्यों, कैसे, किसलिए, कहाँ पर, कई तरह से ओपन किया, 6 तरीके से ओपन होती है डिटरमिनेंट। आई बात सुनो, 1 2 3 4 5 6। आई बात सुनो, 6 तरीके से ओपन किया। समझे ना? पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। करना क्या है? प्लस माइनस प्लस लगाते पहले 1 लिखो। जब 1 लिख दिया ना तो 1 के कॉलम को भी छोड़ दो, 1 के रो को भी छोड़ दो। क्या चाहिए बचाना? अब तो ये वैसे बन गया ना, क्या करोगे? 9 5 45 RC 48। नहीं समझ में आया? फिर क्या लगाओगे? -2। फिर क्या करोगे? 2 के कॉलम को छोड़ दो, 2 के रो को छोड़ दो। 9 4 36 -7 6 42। समझ लो बात को? क्या प्लस लगा दोगे 3। फिर क्या करोगे? उसकी कॉलम को छोड़ दो, उसकी रो को छोड़ दो। 8 4 32
माइनस 7 5 35। ये आपने क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ी होगी 11 में। तो जो आपने ए क्रॉस बी निकालना सीखा होगा, फैक्टर प्रोडक्ट सीखा होगा, उसमें सिखाया जाता है डिटरमिनेंट वैल्यू। ए क्रॉस बी निकलता है ऐसे ही है, समझ में आया नहीं आया? कोई दिखाने वाली बात तो नहीं है ना? तो 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ऐसे ओपन करते हैं, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ऐसे ओपन करते हैं। डिटरमिनेंट स्क्वायर वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बनाई जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, ये समझ में आ गया आपको? ओके, हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे अभी, अभी जरूरत थी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? नाउ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आएगा साहब। इसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी जल्दी लिख देता हूँ, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, है ना? आप ए का ट्रांसपोज निकालो या सीधा मतलब हमारे पास ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रेस लो या फिर केवल डायरेक्ट ट्रेस ले लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि डायग्राम चेंज ही नहीं होता। डायग्राम मतलब जिस तरीके से अरेंज होते हैं तो वो अपने आप सेट होकर वही बन जाता है, ठीक है? दूसरी बात हमारे पास 4 पॉइंट क्या आता है कि अगर मान लीजिए के ए का ट्रांसपोज है तो क्या बन जाएगा, के बाहर आ जाएगा, केवल ए का ट्रांसपोज रहेगा। है बस, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर किसी मल्टीप्लाई है तो के को बाहर कर सकते हो और वो ट्रांसपोज तरीके से आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है साहब। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए लिखा है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस और b का ट्रांसपोज। सिक्स प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है कि अगर मैं ab का ट्रांसपोज करूंगा तो ये उल्टा खुलेंगे, b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज। आई वाज सॉल्व इट। सेवन प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए लिखा है a प्लस b प्लस c का ट्रांसपोज, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ a, यानी कहा है a b c d, इन सब का ट्रांसपोज, उल्टे खुलेंगे सारे। कैसे आएगा बोलो, d ट्रांसपोज c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? सारे के सारे क्या बोलेंगे, उल्टे बोलेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर a की पावर k हो और इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो इससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं आया? तो ये ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए, थैंक यू। तो आपको जो है ये वाली बात समझ में हमारे पास आ गई होगी, ठीक है साहब? तो ये देखिए ध्यान से कि अगर मैं ये सारी हमारे पास लगभग 7-8 प्रॉपर्टी होती है 9 के लिए, आई बस इस तरीके से आपने देखी कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है साहब? तो वाली बात तो नहीं है यहाँ पर, ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान रख लो। ये जो जिसमें मैंने टिक करा हुआ है ये 3 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में, आई बस ठीक है साहब? ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। बाकी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज करोगे तो ए आ जाएगा, ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट निकालो या डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, एक ही बात है। आप ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो या ट्रेस ऑफ जितना निकालो, ये बात एक ही है कि ए की पावर अगर के ए का ट्रांसपोज लिया गया तो उससे अच्छा है कि आप के को बाहर कर सकते हो, केवल ए का ट्रांसपोज ले लो। ओके नाउ, अगर मान लीजिए यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज आएगा। अगर यहाँ पे ab का ट्रांसपोज है तो b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज आएगा। अगर यहाँ पे a प्लस b प्लस c का ट्रांसपोज है तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज c एंड d यहाँ चलता रहेगा ऐसे, ठीक है? यहाँ पे अगर a b c d का ट्रांसपोज है तो उल्टे बोलेंगे, d पे c पे b पे a पे। यहाँ पे देखो a b था केवल तो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज हो गया। नहीं आया समझ में आपको? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब? चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछ जाएंगे कि बताइए ये इसमें जो है किस तरह से कंडीशन बनेगी या क्या कंडीशन नहीं बनेगी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है साहब? ना सबसे पहले मान लीजिए आपसे बोला जाए कि भैया हमारे पास में जो है एक तो क्वेश्चन बनेंगे, इसमें सिंपल है ना, वो तो आप कर ही लोगे। एक ये दे देंगे, बोलिए ट्रांसपोज निकालो, तो आप निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई वाज सॉल्व लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है? ट्रांसपोज निकालना भी आ गया, प्योर बेसिक चीज़ है, ठीक है? तो ये हमें समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ओके? तो आपको ट्रांसपोज निकालना भी आ गया है। नाउ अब हमसे पूछा जाए कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलोगे आप? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होती है, उसकी बात भी करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स भी होती है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स भी होती है। ऐसे कई प्रकार के हमारे पास मैट्रिक्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है? बाकियों के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोज लेने पर दोबारा से वही आ जाना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है कि ट्रांसपोज लेने पर माइनस ए आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या खासियत है कि ट्रांसपोज लेने पर ए आ जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या खासियत है कि ट्रांसपोज लेने पर माइनस ए आ जाएगा। अब लोग इसका एग्जांपल दो, तो इसका एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास में ध्यान से देखो, ये हमारे पास सिमेट्रिक में आप इसका ट्रांसपोज लेके देखो जरा, ट्रांसपोज लेना है एक बार, इसको रो में कन्वर्ट करो, ए एच जी, मैं रो को कॉलम में कर दिया, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट करो, एच बी एफ, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, जी एफ सी, फिर ध्यान देखो सेम आ गया। हमारे पास सब में क्या उनका मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएगा, ठीक है सर? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। इसको याद करने का वैसे नॉर्मल तरीका होता है ऑल हॉस्टल गर्ल्स गोइंग हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा। आई वाज सॉ शॉर्टकट ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं।
ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड्स गोइंग फॉर सिनेमा। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको? तो ये और बेसिक चीज होती है, समझ में आ गया होगा। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पर मतलब ए ट्रांसपोज लेने को माइनस ए आ जाएगा, ट्रांसपोज लेने पे क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस ए आ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे साहब, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में क्या? जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर मैं ए को इस तरीके से लिखूँ, यहाँ पे देखा 0 EF माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है साहब, ये हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब देखो ध्यान से, इसका ट्रांसपोज लेके देखो, दोबारा घूम करके आप वहीं पहुंच जाओगे। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? इसका ट्रांसपोज आप लोगे दोबारा तो अच्छा माइनस का फर्क आ जाएगा, मतलब किसका फर्क आ जाएगा? माइनस का। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, मतलब 0 EF आ जाएगा, माइनस E 0 G आ जाएगा और माइनस F माइनस G 0 आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसका माइनस का फर्क आएगा। अगर मैं इसको माइनस से अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो आप समझ सकते हो 0 EF माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। आप समझ गए ना, माइनस 1 कॉमन लेने का मतलब सब जगह से माइनस कॉमन आएगा ना, फिर तो ये क्या बन जाएगा, अगेन ए बन जाएगा। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के इक्वल आएगा। मतलब क्या है हमारे पास में सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है साहब। और यहाँ पर दोबारा से ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाली बात समझ में आ गई है? चलिए साहब, अब कई बार प्रूव करने के लिए आपको दिया जा सकता है कि प्रूव करो ये सिमेट्रिक है या नहीं है, अलाना फलाना, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, प्रूव करके बताओ कि a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होती है और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि आपको पता करना हो कि सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले तो सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको सपोज कर लिया b, हमने मान लिया कि b इक्वल टू a प्लस ए डैश है ना। मैंने क्या मान लिया, b किसके इक्वल है, a प्लस ए डैश के इक्वल है। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो तो b ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b डैश इक्वल टू, आपको पता है ना a प्लस b का होल ट्रांसपोज क्या होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सही है? तो कितना आ जाएगा आपके पास, b डैश इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस a, यानी कि अगेन b। तो b डैश किसके इक्वल आ गया, b, मतलब ये सिमेट्रिक है। नहीं आया समझ में? कभी भी करना होगा तो कर लोगे इस तरीके से, बहुत बेसिक चीज है ना। इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है, कैसे करोगे, इसे तो सपोज कर लो, मान लो c इक्वल टू a माइनस ए डैश, क्या मान लो इसे, c इक्वल टू a माइनस ए डैश। कैसे करोगे भाई, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो तो c ट्रांसपोज आप ऐसे लिख सकते हो, डैश में लिखना, डैश में लिख दो तो a माइनस ए डैश का होल डैश। ओके, नाउ अब यहाँ देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा, c डैश इक्वल टू a डैश माइनस ए डैश का डैश। पता है ना कैसे, a प्लस b का होल डैश, पीछे फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, ये वाला फॉर्मूला। अगर a प्लस b के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ तो आप a का ट्रांसपोज कर दो, b का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो c डैश इक्वल टू दिस इज a डैश माइनस a, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से हो जाता है। तो c डैश इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज a माइनस a डैश। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है, पता है आपको, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसा किया जा सकता है। ओके, नाउ तो c डैश इक्वल टू माइनस c, c डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस c। तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो कभी भी जिंदगी में आ जाएगी, प्रूव करके बताओ कि सिमेट्रिक है नहीं है, तो कैसे करोगे भैया, सबसे पहले आप क्या निकालोगे उसका, उसको कुछ सपोज कर लोगे। क्या करोगे, उसको कुछ सपोज कर लोगे। जब आप उसे सपोज कर लोगे देन आप ये पता कर पाओगे कि वो जो हमारे पास में सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारे पास प्योर बेसिक चीज़ होती है और ये आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छी तरीके से, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब मैं आपको मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि भैया प्रूव करके बताओ कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है या ये सिमेट्रिक नहीं है। भाई बात इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है साहब, कई बड़े क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास आपकी एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज, यू कैन सी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 मिल जाएगा आपको, ठीक है सर। एक्सरसाइज 3.3 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, समझ में आ गया ना, सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज लेने पे दोबारा वही आ जाना चाहिए। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज लेने पे क्या होना चाहिए, मैच आना चाहिए। आपने एक और बात नोटिस नहीं करी है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 थे, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या थे, डायगोनल एलिमेंट्स 0 थे। ये वाली बात समझ में आ रही है। चलिए हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और बताऊंगा आपको, इतना समझ में आता है फिलहाल आपको, ठीक है। चलिए साहब, अब आपसे क्वेश्चन बोला गया है इफ A and B are symmetric, if A and B are symmetric matrix, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो प्रूव करके बताओ कि AB माइनस BA क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। प्रूव दैट AB माइनस BA इज व्हाट, इफ A and B are symmetric matrix ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, A और B जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर इसका है वो ऑर्डर इसका भी है, दे आर सेम ऑर्डर, है ना। इफ A and B are symmetric matrices of
सेम ऑर्डर देन फाइंड द सिमेट्रिसिटी ऑफ AB माइनस BA। ओके, इसके सिमेट्रिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। लेट कर लेते हैं, C मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं भाई? C, AB माइनस ऑफ BA। ओके, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है साहब ना, यू कैन सी हियर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमको क्या दिया गया है? दोनों तरफ क्या लो? ट्रांसफर ले लो, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB माइनस ऑफ BA का होल डैश। ओके, तो दिस इज C डैश इक्वल टू ना, इसमें सीधा वाला फॉर्म लग जाएगा A प्लस B, जैसे A प्लस B के लिए होता है वैसे माइनस B के लिए भी होता है। ओके ना, कितना जाएगा बोलो भाई? AB का ट्रांसपोज जाएगा पहले, फिर माइनस BA का ट्रांसपोज जाएगा। ओके, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ना C डैश इक्वल टू AB उल्टा होता है, कितना जाएगा भाई बोलो? AB डैश A डैश माइनस A डैश B डैश। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वहाँ स्टेटमेंट दिया गया है कि A एंड B आर सिमेट्रिक, इसका मतलब A डैश A के बराबर है और B डैश B के बराबर है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? स्टेटमेंट क्या दिया भाई ने कि वो दोनों सिमेट्रिक है। ओके ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो B डैश की जगह B लिख देता हूँ, A डैश की जगह A डैश की जगह A, B डैश की जगह B, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो क्या बन जाएगा बोलो? AB माइनस ऑफ BA। समझ में आ रहा है क्या? तो C डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस C। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या भैया है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। AB माइनस BA क्या कैसे मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ में आ गया? चलिए साहब, चलिए तो देखिएगा ध्यान से। हम लोगों ने जो है हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर ली थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया था कि अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें दोबारा से किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें माइनस से आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। A प्लस A डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है, A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हमने प्रूफ भी कर लिया था, और प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? उसको कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने AB माइनस BA का कराया, वैसे आप AB प्लस BA को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करके बताइए मुझे कि AB प्लस BA जो है वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, अपने आप भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद करिए, नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए। लेट कर लेता हूँ मैं इसको C। अब मान लो मुझे क्या चेक करना है कि AB प्लस BA कैसा है, जबकि A और B सिमेट्रिक है। ओके, AB अगर चेक करना है तो लेट कर लेता हूँ इसको, AB प्लस BA लेट कर लेता हूँ। ओके ना, अगर मैं ट्रांसपोज दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? C ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस ऑफ BA का ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। ओके, इस तरीके से आ जाएगा ना। दिस इक्वल टू ये वाला A ये B बनेगा, A प्लस B का लगे पहले फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? AB का होल ट्रांसपोज प्लस BA का होल ट्रांसपोज। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? आगे समझने वाली बात। तो C ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? इसको उल्टा ओपन करेंगे तो B डैश A डैश, यहाँ पे कितना आएगा बोलो? A डैश B डैश, क्योंकि A और B पहले से सिमेट्रिक है। सिंस A and B are symmetric, so you can say A dash equal to A, B dash equal to B. Okay? Now, तो B dash की जगह B लिख दो, A dash की जगह A लिख दो, A dash की जगह A लिख दो, यहाँ पे B dash आएगा। ठीक है, B dash की जगह B लिख दो। अगेन वही आ गया फिर से। तो C dash किसके इक्वल आ गया आपके? C के, मतलब AB प्लस BA कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो AB और BA भी सिमेट्रिक होंगे, और AB माइनस BA जो होंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, चलिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में जो A इंटू A ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, तो वो आंसर आपके पास में सिमेट्रिक आएगा। क्या आएगा? सिमेट्रिक। ठीक है ना, हमारे पास जैसे A प्लस A डैश कैसा आया था? सिमेट्रिक आया था ना। A माइनस A डैश कैसा आया था? स्क्यू सिमेट्रिक आया था ना। वैसे ही हमेशा A इंटू A ट्रांसपोज क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। ये डैश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आई बात उल्टा करके देखोगे तो भी वही आएगा। अगर आप A डैश इंटू A करोगे तो भी सिमेट्रिक आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं है ना? चलिए साहब, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यू कैन राइट अ मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा मैं क्या करता हूँ। अगर मैंने बोला मेरे पास A के मैट्रिक्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A प्लस A डैश अपॉन 2 प्लस ऑफ A माइनस A डैश अपॉन 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ध्यान से देखिएगा, ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 2A प्लस हमारे पास बन जाएगा A डैश से A डैश कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, घूम करके A बन जाएगा। मतलब इस A को ऐसे लिखा जा सकता है। और ये टर्म कैसा कहलाता है? सिमेट्रिक। और ये कैसा कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि एक मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सभी होती है। समझ आया नहीं आएगा? इस पर नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी में, तो आप करेंगे तो बनने लग जाएंगे आपसे। ठीक है, ठीक है साहब। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखो। मान लीजिए मैंने बोला भाई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो पहले आप क्या करोगे? A प्लस A डैश निकालोगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। फिर A माइनस A डैश निकालोगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक को B मानेंगे एक को C मानेंगे, बोल देंगे भाई B प्लस C, यानी कि एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में आ गई।
ओके आगे बढ़े चलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ए बाबू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई वाज शोइंग इट, देन a raised to power n is also a symmetric matrix, है ना। अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, if a is what, if a is a symmetric matrix, then a raised to power n is also a symmetric matrix, a की पावर n भी सिमेट्रिक होगी where n belongs to integer। आई वाज अगर a सिमेट्रिक है तो a स्क्वायर भी सिमेट्रिक आएगी, a क्यूब भी सिमेट्रिक आएगी, a की पावर 4 भी सिमेट्रिक आएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलोगे भैया प्रूफ करो, प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए लेट करते हैं c इक्वल टू a टू द पावर n, ओके। टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, a n t, है ना। डैश बोलो t बोलो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या? आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि x से जाते हैं, ये k वाला याद है, a की पावर k के t तक बदल जाता है। तो c ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a ट्रांसपोज यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास n, और ऊपर क्या लिखा है, a सिमेट्रिक है। अगर a सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है, तो a है वास्तव में। अगर a सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज इक्वल टू a होता है, तो a की पावर n अगेन c आ गया, तो c का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा c आ गया, मतलब सिमेट्रिक है, ओके। तो अगर a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो a की पावर कुछ भी क्यों ना हो वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आई बात समझ में क्या? चलिए साहब, तो ये कई बार काम आ जाता है हमारे, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें, अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो a की पावर n जो है वो सिमेट्रिक भी हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन n कैसा है, ये n इवन है या फिर ऑड है। अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन a की पावर n जो होती है ना वो सिमेट्रिक हो सकती है, इट कैन बी सिमेट्रिक इफ n इक्वल टू इवन, और स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर n इक्वल टू ऑड है तो। वाली बात समझ में आ रही है क्या? इट कैन बी सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग इसको जो है x इक्वल टू a की पावर n सपोज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, सिमेट्रिसिटी ऐसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रांसपोज बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा भैया, x ट्रांसपोज इक्वल टू a की पावर n इसका ट्रांसपोज, सही है साहब। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि a की पावर t और ये n, क्या आपको पता है इससे जाता है, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, आपको नहीं बताई थी क्या? फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ट्रांसपोज इक्वल टू at, क्योंकि a एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस से आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस a की पावर n। अब अगर n इवन है तो आप समझ सकते हो माइनस गायब हो जाएगा। आई वाज शोइंग दैट इफ n इज इवन, इफ n इक्वल टू इवन, अगर n इवन है तो x ट्रांसपोज इक्वल टू सिंपल a बचेगा और ये दोबारा से x बन जाएगा। बट अगर n ऑड है, इफ n इक्वल टू ऑड है तो क्या होगा बोलो, क्या आ जाएगा, x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a ऑफ i, माइनस a आएगा जो कि क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस a की पावर n आएगा, सॉरी गलत कर दिया, n तो रहेगा ना साथ में, x a की पावर n आएगा तभी तो x बनेगा भाई। यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन माइनस x बन जाएगा। तो अगर x ट्रांसपोज माइनस x आ गया इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर x ट्रांसपोज दोबारा से x आ गया इसका मतलब सिमेट्रिक है। ये समझ में आ रहा है आपको? किस तरीके से मैंने किया, यहाँ पे n इवन था इसलिए माइनस प्लस 1 के बाहर आया, यहाँ पे n ऑड था तो माइनस तो माइनस के साथ बाहर आया। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? तो क्या सीखा हमने कि अगर a सिमेट्रिक है तो a की कोई भी पावर वो सिमेट्रिक होती है, लेकिन अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a की इवन पावर तो सिमेट्रिक होती है लेकिन ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अभी हम एक IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है साहब। देखिएगा इसके ऊपर कितना बढ़िया से सवाल बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है JEE एडवांस में 2015 में पूछा गया था, ठीक है। तो IIT JEE में 2015 में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आया था, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये दिया गया था कि लेट x एंड y बी टू आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आपको बोला गया है कि जो x है और जो y है वो दोनों के दोनों क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3x3 दोनों का ऑर्डर है और कोई भी नॉन जीरो, मतलब कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है। समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या है, ठीक है साहब, ऐसा लिखा हुआ था। चलिए साहब, एंड Z भी एन आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो Z है वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की, वो भी 3x3 ऑर्डर की है। समझ में आया क्या, वो भी नॉन जीरो है। क्वेश्चन आगे बोला गया देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज या फिर आर सिमेट्रिक। मैं आपसे पहला ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है y³ z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y³। बी ऑप्शन हमको क्या दिया गया है, x की पावर 44 प्लस y की पावर 44। सी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, x की पावर 23 प्लस y की पावर 23। और डी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, x की पावर 4 z³ प्लस z³ x की पावर 4। ये ऑप्शन सी था, ये ऑप्शन डी था। ये वाली बात समझ में आ रही है कि ऑप्शन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार
बच्चे जो होते हैं ऑप्शन से याद कर लेते हैं। समझ में आया क्या? तो ये आपको दिया गया, बोला गया है कि ये जो है इनमें से कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये जेईई एडवांस में पूछा गया था, जेईई एडवांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये पूछा गया था 2015 साल में। आई बात समझ में 2015 में ये पूछा गया था सवाल, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सी या कितनी मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन मोर देन वन करेक्ट में था। मोर देन वन करेक्ट में करोगे तो मैं सारे आंसर चेक करके देखने पड़ेंगे बारी बारी से, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो जाए। चलो शुरू करते हैं पहले ए से। ठीक है, एक करे शुरू भाई, इधर आ जाओ और ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ ए से। भैया मुझे क्या चेक करना है कि कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है या कौन सी सिमेट्रिक है। क्या करूंगा, वही कुछ ना कुछ सपोज कर लूंगा पहले उसे। मैंने लेट कर लिया ए, तो ए इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया मैंने, वाई क्यूब जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 वाई क्यूब। आई बात सॉल्व नहीं किया, फिर क्या स्टेप होता दूसरा बोलो, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। आई बात सॉल्व, ठीक है साहब। तो यहाँ पर ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई क्यूब जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 वाई क्यूब, और इस पूरे का ट्रांसपोज जाएगा टी। आई बात सॉल्व नहीं किया, फिर आपको पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्म लग जाएगा, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज जेड की पावर 4 वाई क्यूब का ट्रांसपोज। ये वाली बात समझ में आ रही है, कौन सा फॉर्म लगाया समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से ये क्या है, इसे ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, उल्टा खुलेगा, जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज इनटू वाई क्यूब का ट्रांसपोज माइनस वाई क्यूब का ट्रांसपोज इनटू जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज। नहीं आया समझ में? ओके ना, अभी मैंने आपको सिखाया था कि इनको बदल सकते हैं आपस में, है ना। नहीं समझ में आया, मतलब मैं 4 को इधर कर सकता हूँ, टी को इधर ला सकता हूँ, है ना। जैसे कैसे बन जाएगा, जेड टी की पावर 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई टी की पावर क्यूब माइनस क्या बन जाएगा, वाई टी की पावर 3 हो जाएगा जेड टी की पावर 4। अब देखो ध्यान से, जेड कैसा है, सिमेट्रिक है, तो ये जेड बन जाएगा सिंपली जेड की पावर 4। ये वाई कैसा है, इसको सिमेट्रिक है, तो क्या बन जाएगा बोलो भाई। यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ क्योंकि माइनस का क्यूब आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले एक स्टेप और लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाई का क्यूब, बात समझ में आ रही है क्या, एंड देन माइनस वाई टी आप करके देखोगे तो वाई टी आपको पता है माइनस वाई का क्यूब बनेगा, और जेड ट्रांसपोज करके देखोगे तो जेड ही बनेगा केवल, इसकी पावर 4। नहीं आया समझ में, क्योंकि वाई इसको सिमेट्रिक था। ध्यान रखना जे एडवांस का क्वेश्चन है। आई बात सब कितना इजी क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ध्यान से। तो ये देखो माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा तो माइनस जेड पावर 4 वाई क्यूब, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो प्लस वाई क्यूब जेड पावर 4। अब ध्यान दीजिए, क्या ये ए है, is it a y cube z की पावर 4 minus z power 4 a cube, yes it is a, so we can say a transpose equal to a। इसका मतलब है सिमेट्रिक है, तो हमारा आंसर नहीं, हमें तो स्क्यू सिमेट्रिक ढूंढना है, तो पहला आंसर तो कैंसिल हो गया। अब बस ये तो नहीं हो सकता, ऐसे हमें ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, जैसे ये किया वैसे ये भी चेक करोगे। एक ये वाला बता देता हूँ दोनों में से, आई बस ठीक है साहब। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला बताया x की पावर 23 वाला, इसे a सपोज कर लो, ओके क्या करोगे, ए ट्रांसपोज होगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर 23 प्लस y की पावर 23 इसका होल ट्रांसपोज यानी कि t। आई बात समझ में क्या ना, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा बोलो भाई, x की पावर 23 और इसकी ट्रांसपोज प्लस ऑफ y की पावर 23 और इसका ट्रांसपोज की। समझ में आ रहा है क्या, तो a ट्रांसपोज इक्वल टू बदल दोगे आप इसे तो x ट्रांसपोज यानी 23 प्लस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा बोलो भाई, y ट्रांसपोज की पावर 23। आपको पता है एक्सेस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है, ठीक है। चलिए साहब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है x और y जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस x आएगा माइनस y आएगा, और ड्यू टू ऑड पावर माइनस बाहर भी आ जाएगा। तो क्या बचेगा बोलो, a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस x की पावर 23 माइनस y की पावर 23। नहीं समझ में आ रहा है क्या, x की जगह मैंने क्या लिखा माइनस x लिखा भाई, और y की जगह मैंने क्या लिखा माइनस y, क्योंकि वो दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है। नहीं आया समझ में, तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। अब माइनस को अगर आप कॉमन लो तो क्या बचेगा, x की पावर 23 प्लस y की पावर 23, और ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस 1। बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक है, और केवल यही उसका आंसर था, बाकी आप चेक करके देखोगे सब सिमेट्रिक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों पावर इवन होने की वजह से माइनस गायब हो जाएगा, ये वैसे सिमेट्रिक हो गया। आई बात समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन पावर इवन होने की वजह से वो x ही रहेगा, x की पावर 4 आएगा। समझ में आ रहा है, और ये तो पहले से सिमेट्रिक है, तो ये पूरा ओवरऑल सिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक 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 स्क्यू सिमेट्रिक, सो देयर इज ओनली वन आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन जो था आपका जेईई एडवांस में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उस साल जो है 2015 में। तो प्योर बेसिक चीज हमारे पास में है, थोड़ा बहुत हम लोग अगर प्रैक्टिस करें तो हम इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमेट्रिसिटी समझ में आई होगी, जो मैंने समझाया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़े बहुत आप रिजल्ट्स याद रखें ताकि आप चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है साहब, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है उसको भी हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपके पास वैसे देखा जाए तो एक्सरसाइज 3.3 है, वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है।
इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे पास में है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है साहब, तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।